काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं इस लेसन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तम परीक्षण में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, गुण पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि उत्तम परीक्षण के कौन कौन से गुण हैं और अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी कसौटियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वैसे और भी इसमें कि और भी इसमें ये पढ़ सकते हैं कि अच्छे परीक्षण की क्या क्या कसौटी है और परीक्षण क्या है। भाई हम उत्तम परीक्षण कर रहे हैं तो उत्तम का अर्थ तो हमें समझ में आता है परीक्षण। तो इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई परीक्षण क्या है, और कसौटी संदर्भित परीक्षण एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में जो अंतर होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और शिक्षण निगम तथा मूल्यांकन में क्या संबंध है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो इस लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो हम लोग चलिए उन पे चलते हैं। तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उस लेसन में जो हमारे महत्वपूर्ण कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उसमें जो पहला प्रश्न है वो लिखा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। ठीक, उत्तम परीक्षण की हमें क्या लिखनी है, विशेषताएं। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि परीक्षण क्या होता है। तो एक क्रॉनबैक महोदय थे, उन्होंने बोला था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। ठीक, आप परीक्षण का अर्थ किससे लगाते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, आपने उनकी विशेष एक दूसरे की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष कैसे निकला, परीक्षण के माध्यम से ही निकला ना। तो वही चीज़ क्रॉनबेल ने बताई थी। तो यहाँ पे विशेषताएं देखते हैं कि उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लिखा है किसी वस्तु को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि उसमें सभी अच्छे गुण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को अच्छा या खराब उसके मान्य गुणों या कसौटियों के आधार पर ही कहा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ गुणों के आधार पर कोई वस्तु अच्छी या खराब हो सकती है। इसी प्रकार किसी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जो उत्तमता का निश्चय उसकी मान्य कसौटियों के आधार पर किया जाता है। एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जाता है जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है जिनको ध्यान में रखकर उसकी रचना की गई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। इस प्रकार अच्छे परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन सरल होता है। इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निश्चित होते हैं और जिसमें विभेदन करने की शक्ति या क्षमता विद्यमान होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, इनके गुण हैं, पढ़ते हैं। तो क्या है कि भाई अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्य पूर्ण होते हैं। ठीक है, जो परीक्षण होते हैं वो उनका एक प्रयोजन होता है और उद्देश्य पूर्ण होते हैं। और जो अच्छे परीक्षण होते हैं वो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं और इनका प्रशासन सरल होता है। फलांकन की दृष्टि से भी ये सुगम होते हैं। और अच्छे परीक्षण तो भाई विश्वसनीय होने चाहिए, वैध होने चाहिए और वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण भी पाया जाना चाहिए और अच्छे परीक्षण में विभेद शक्ति होती। तो ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या है, प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तो उत्तर लिखा है कि जो अच्छे प्रश्न की जो विशेषताएं होनी चाहिए क्या है कि भाई जो प्रश्न की शब्दावली पहली बात तो संक्षिप्त हो, और ठीक है, और जो पुस्तक की भाषा से वो प्रश्न की भाषा अलग हो और वह विचारोच्चक हो और प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे। प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। ठीक है, ये गुण किसमें होने चाहिए, ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए अच्छे प्रश्नों में। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें, प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली बदल कर प्रश्न नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट और इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी कक्षा से पूछे, फिर कुछ देर रुककर किसी छात्र से उत्तर देने को कहे। और प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछे और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखे। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के बाद अगला प्रश्न करें इत्यादि सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आसान भाषा में लिखा है। आगे है कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली क्या है, उद्देश्य पूर्णता। तो प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है तथा परीक्षण के उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं, जिनके लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, उत्तम परीक्षण
का सबसे पहले एक अच्छा सा उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य जो पूर्व कुछ निर्धारित उद्देश्य थे उनकी पूर्ति भी करे, ऐसा होना चाहिए। और इसमें क्या है भाई, व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता का अर्थ है कि किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो जाए। और परीक्षण में पाठ्यक्रम के केवल कुछ अंशों को ही महत्व न दिया जाए, बल्कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्व प्रदान करते हुए सभी अंशों से प्रश्नों का या पदों का चयन करके परीक्षण निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में परीक्षण को संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जितना अधिक कोई परीक्षण पाठ्यक्रम एवं उसके विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से संबंधित होगा, उतना ही वह व्यापक होगा। परीक्षण की रचना करते समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों या विषय सामग्री को न लेकर उसके प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायादर्शों यानी सैंपल्स को लेते हैं। विषय सामग्री के न्यायादर्श पर चुने गए प्रश्नों की सूची यानी परीक्षण में परीक्षार्थियों की सफलता के आधार पर हम उसके संपूर्ण विषय के तथ्यों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे तथ्यों का कितना भाग लिया जाए कि परीक्षण व्यापक हो सके, यह एक विचारणीय विषय है। परीक्षण में कितने प्रश्न लिए जाएं जिससे यह संपूर्ण विषय के पाठ्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व कर सके, इसका निर्णय परीक्षण निर्माता परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करता है। हाँ, परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए जिससे वह वैध हो सके। परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए परीक्षण के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे है समय एवं कीमत। ठीक है, इसमें क्या है कि परीक्षण के लिए समय की सीमा निश्चित की जाती है। वह परीक्षण उत्तम माना जाता है जो कम समय में परीक्षार्थियों की उपलब्धि का मापन कर सके। यदि परीक्षण के अन्य गुणों पर प्रभाव न पड़े तो छोटे परीक्षणों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समय की बचत हो जाती है। परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता बहुत कुछ लंबाई पर भी निर्भर करती है। अतः परीक्षण में प्रश्नों की संख्या या लंबाई इतनी ही रखी जानी चाहिए जिससे कि उसकी विश्वसनीयता एवं वैधता प्रभावित ना हो। आगे है कि कम कीमत में अच्छी प्रकार निर्मित परीक्षण सदैव लाभप्रद होता है। जैसे कि पुनः प्रयोग लाई जाने वाली प्रश्न पुस्तिका से धन की बचत होती है। ये सुगमता, ठीक, सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण होता है। परीक्षण, प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए। परीक्षण की सुगमता का संबंध तीन बातों से होता है। प्रशासन की सुगमता, परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे इसका प्रशासन सुविधा पूर्वक हो सके। और फलांकन की सुगमता, परीक्षण की फलांकन विधि सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, और व्याख्या की सुगमता, परीक्षण के मानक स्पष्ट रूप से निश्चित होने चाहिए इससे व्याख्या करने में सरलता होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी क्या है और अच्छे परीक्षण में यथार्थता का क्या अभिप्राय है और विश्वसनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रश्न जो अलग अलग तरीके से लिखे हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे एक आंसर से। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ, अभी आपने व्यवहारिक कसौटियाँ पढ़ी, अब यहाँ पे क्या है तकनीकी कसौटियाँ। तो पहला है वैधता, यानी किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होता है। दूसरा है कि विश्वसनीयता, ठीक, वैधता की भाई भांति वैधता अगर जरूरी है तो विश्वसनीयता भी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। यह एक अच्छे परीक्षण की एक प्रमुख कसौटी है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो यह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसके द्वारा परीक्षार्थी की उपलब्धि या निष्पादन को देखकर प्रत्येक परीक्षक एक ही निर्णय दे। वस्तुनिष्ठता होने से परीक्षार्थी या प्रयोज्य के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय परीक्षक का अपना व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता। परीक्षक परीक्षार्थी के निष्पादन या कृतित्व को ध्यान में रखकर अपना अंक प्रदान करता है, ठीक, कि उसने क्या किया है, ठीक, निष्पादन या कृतित्व। किसी भी परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसका विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। विभेदन शक्ति, एक परीक्षण तभी विभेदनकारी कहा जाएगा जब वह अधिक उपलब्धि एवं कम उपलब्धि वाले छात्रों में भेद करने की क्षमता रखता हो। उदाहरण के लिए है कि उपलब्धि परीक्षण
ऐसा होना चाहिए जो यह बता सके कि एक विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करता है तो दूसरा केवल 40 अंक। अतः जब कोई परीक्षण ठीक ढंग से किसी गुण, कौशल, उपलब्धि या योग्यता के आधार पर समूह के परीक्षार्थियों को उच्च, मध्यम तथा कमजोर वर्ग की श्रेणियों में विभक्त कर देता है तो कहा जा सकता है कि उस परीक्षण में विभेदकारिता का गुण है। ठीक इस प्रकार के परीक्षण अच्छे माने जाते हैं। ऐसे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होता है जिसमें सभी कठिनाई स्तर के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सभी परीक्षार्थी आसानी से दे सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर केवल कुशाग्र बुद्धि के परीक्षार्थी ही दे सकते हैं। परीक्षण में अधिकांश प्रश्न ऐसे सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनका उत्तर मध्यम स्तर के परीक्षार्थी दे सकें। परीक्षण की विभेदन शक्ति या विभेदनकारिता ज्ञात करने के लिए परीक्षण के प्रत्येक पद का पृथक पृथक विश्लेषण किया जाता है। इसे पद विश्लेषण कहते हैं। इसके प्रत्येक पद की कठिनाई स्तर का भी पता लग जाता है। यह है मानक यानी प्रमापीकरण का एक आवश्यक पक्ष, मानकों का निर्धारण करना। परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या मानकों के आधार पर की जाती है। मानक वह अंक है जो प्रतिनिधि प्रयोजनों या न्यायादर्श से प्राप्त किए जाते हैं। परीक्षण के मानकों को एक बड़े न्यायादर्श पर प्रशासित करके ज्ञात किया जाता है। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे यहाँ जो क्रॉनबेक ने कहा था वो लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू यूज़ नॉर्म्स इन इंटरप्रेटिंग scores. The person's position relatives to his group has to be fixed as definitely as possible. मानक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक आयु मानक, श्रेणी मानक। तो आयु मानक की देखते हैं क्या होता है कि परीक्षण को व्यक्तियों के विशाल न्यायादर्श समूह पर प्रशासित करके आयु मानकों का निश्चय किया जाता है। जैसे 10, 20 या 40 वर्ष के लोगों पर अलग अलग परीक्षण को प्रशासित करके हर समूह के प्राप्तांकों का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है, तब पदों को उस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए रख देते हैं। सेकंड है श्रेणी मानक, ग्रेड नॉर्म्स। हर श्रेणी के बालकों के माध्यांक की गणना कर श्रेणी मानकों की गणना की जाती है और मानकों की विश्वसनीयता निम्न बातों पर निर्भर करती है कि भाई जिस सैंपल या न्यायादर्श पर मानकों का निर्धारण हो वह काफ़ी बड़ा होना चाहिए। न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या का उपयुक्त प्रतिनिधि होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में क्या संबंध है। तो शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विकसित नहीं हो पाता। शिक्षण के द्वारा छात्रों को अधिगम कराया जाता है, मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अधिगम की जांच होती है। मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्र को प्रदान किया गया ज्ञान किस स्तर का है। ठीक, तो ये संबंध हो गया। आगे प्रतिमान संदर्भित कसौटी, प्रतिमान संदर्भित और कसौटी संदर्भित परीक्षण में जो अंतर है यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं क्या है कसौटी संदर्भित परीक्षण और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण। तो कसौटी में क्या है कि इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कसौटी कहते हैं। ठीक, एक स्टैंडर्ड होता नहीं कि आप किसी चीज़ को पहले से ही निश्चित कर ले इसका स्टैंडर्ड होगा, ठीक वही चीज़ है। और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण, इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। और कसौटी संदर्भित परीक्षण में इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। और प्रतिमान में क्या है कि इसमें छात्र की उपलब्धि का स्तर मानक ही होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत, प्रामाणिक विचलन, टी स्कोर आदि निकालने पर प्राप्त होता है। कसौटी में क्या है कि कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। ठीक, और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर है या कितना नीचे। और कसौटी संदर्भित परीक्षण में किसमें क्या है, उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। और इसमें क्या है कि भाई इस परीक्षण में मानक के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। कसौटी में इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है किसी अन्य छात्र या अन्य छात्र से तुलना की जाती है। ठीक है, प्रतिमान में
कसौटी संदर्भित परीक्षण के निर्माण में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रश्नों की रचना की जाती है, जिससे कि प्रश्नों को उद्देश्यों की दृष्टि से वैध बनाया जा सके। प्रतिमान संदर्भित परीक्षण की रचना करते समय शिक्षण की समस्त इकाइयों पर प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिससे संपूर्ण शिक्षण सामग्री का परीक्षण हो सके। और 7वां पॉइंट है कि कसौटी संदर्भित परीक्षण में कि छात्र द्वारा प्राप्तांक से यह ज्ञात होता है कि छात्र निर्धारित निष्पादन के मानदंड से कितना ऊपर या नीचे है। और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से यह मालूम होता है कि वह समूह से अन्य छात्र की अपेक्षा कितना अधिक या कम कुशल है। तो यहाँ पे आपके जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनकी बात हो चुकी है। आगे हम लोग कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। लिखा है कि देखिए परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। ठीक, तो ये परीक्षण का अर्थ है। आगे क्रॉनबैक ने परीक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया। तो यहाँ पे दिया है कि क्रॉनबैक ने क्या कहा कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। आगे है कि उत्तम परीक्षण की 4 व्यवहारिक कसौटियों के नाम लिखिए। तो कौन सी, उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत, सुगमता, पीछे आप पढ़ चुके हैं। और अच्छे परीक्षण की तकनीकी की 5 कसौटियों के नाम ये भी आप पढ़ चुके हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति, मानक। आगे है कि शिक्षक के द्वारा पहले शिक्षण प्रदान किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई सबसे पहले शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाएगा ना, जो छात्रों के अधिगम हेतु क्रियान्वित होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है और त्रुटियां पाए जाने पर उचित सुझाव दिए जाते हैं। इसके बाद पुनः शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य, यह हमारा अगला प्रश्न है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। आगे है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक, ये तो सिंपल है। अब प्रश्नों के प्रमुख प्रकार स्मृति प्रश्न हो गए और विचारोत्तेजक प्रश्न हो गए, शिक्षण प्रश्न हो गए, परीक्षण प्रश्न हो गए, समस्या प्रश्न हो गए, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, ये प्रश्न हो गए। आगे है कि परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ठीक, आगे है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। तो भाई प्रश्न की ये पढ़ चुके हैं पीछे आप कि प्रश्न की जो शब्दावली संक्षिप्त हो और उसकी जो भाषा हो वो पुस्तक की भाषा से अलग हो, विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो और उनमें क्रमबद्धता हो। ठीक, ये है। आगे हमारा जो लास्ट है वो है कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेसन था उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में कवर हो चुके हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।